यस, देखो याद नहीं करना होता, देखो प्रोसेस में ना बेटा कभी याद नहीं करते, प्रोसेस को याद करने का कोई वो नहीं होता, बस समझते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में यही लिखा है, हो सकता है कुछ और होगा, लेकिन जो ओवरऑल जो क्रक्स है वो यही रहेगा। क्रक्स है वही रहेगा कि अच्छा पहले ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर ट्रेनिंग डिसाइड की जाएगी, फिर ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर अब ऐसा तो कि सबसे पहले इवैल्यूएट कर देंगे प्रोग्राम, वो तो लास्ट में होगा ना, जब ट्रेनिंग दे दी उसके बाद ही तो इवैल्यूएशन होगी। अब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, सबसे पहला आता है इंडक्शन ट्रेनिंग, जब आप एंट्री करते हो, और ये एक तरीके से न्यू लोगों के लिए होती है, ये बहुत छोटे दिन के लिए, जैसे एक एक दिन की होती है, इसके अंदर आपको कंपनी के बारे में बताया जाता है। इंडक्शन में या इंडक्शन ओरिएंटेशन में सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में, क्या कंपनी, जैसे फ्रेशर होती है ना, सेम टू सेम वैसे ही है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना, तो इसमें कंपनी के मिशन विजन वगैरह के बारे में बताया जाता है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर क्या है कहाँ पर है, ऐसा ना। तो वो चीज़ हमारे ना सर होते थे एक, लॉ पढ़ाते थे, अभी तो वो कॉलेज में ना, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल बनने वाले हैं अभी 2023 के अक्टूबर में, मतलब अगले महीने। तो वो ना आर्मी में थे, है ना, तो वो ना मतलब वो ऐसे होते थे जैसे ना एकदम से फनी से बढ़िया तरीके से, क्योंकि आर्मी वाले आप लोगों को पता ही है, एक तो उसको कई बार पता नहीं चलता था क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ठीक है, मतलब हम खुद सोचते थे कि यार ऐसे तो नहीं बनेंगे ना, कम से कम अगर कल को प्रोफेसर बन भी गए तो जिस लेवल पे जाके ये बंदा बोल देता है उसको, क्योंकि खुद पता ही नहीं चलता है ना, कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, होता है या नहीं होता, हमें ये लगता है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन सुनने वाले को पता होता है कि ये नॉर्मल थी या नहीं। कमेंट क्यों ब्लॉक हो, है ना, तो वो ऐसे ही होते थे। तो एक बार हमें वो फैक्ट्री एक्ट पढ़ा रहे थे, मुझे अभी तक याद है, और फैक्ट्री एक्ट बहुत बड़ा था, आप लोगों को पता है कितने सारे सेक्शन थे ना, 1948 का एक्ट होता था। तो उसमें ना एक पॉइंट आया, बोला जब फैक्ट्री एक्ट है ना, तो उसमें ना फैक्ट्री का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, हर चीज़ पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कहाँ पर कौन सी चीज़ है। बोला ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हो और उनका वॉशरूम है वो 2.5 किलोमीटर दूर बना दो और आधे रास्ते में बैठे हो, जैसा रेलवे ट्रैक पे बैठे हो। जब भी उस बात को याद करता हूँ ना, वो वो बंदा मेरे सामने उस तरीके से बोलते हुए नजर आ जाता है कि यार, मतलब उसने फैक्ट्री एक्ट, मतलब फैक्ट्री एक्ट को सुनते ही मेरे को हंसी आ जाती है ना। तो ये वही इसमें बताया जाता है कि भैया टॉयलेट वॉशरूम कहाँ पे है ना, कि अगर आपको जाना पड़े तो आप कहाँ पे जाओगे, है ना। तो वो इंडक्शन होता है जिसमें बस ओवरव्यू दिया जाता है कि क्या करना है, कहाँ पे करना है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। देन आता है जॉब ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन। अब ये वो वाली है जो एक्चुअली जॉब आ गई है, अब आपको फैक्ट्री में लेके जाएंगे, फैक्ट्री में लेके जाएंगे ना, तो वहां पे आप लोग एक्चुअली में मशीन, मतलब समझ रहे हो ना, ये एक थ्योरेटिकल सी होगी, मतलब एक ओवरव्यू हो गया, और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, फिर वो जॉब से रिलेटेड है, वो उस जॉब से रिलेटेड, आपको जॉब से रिलेटेड की जो भी आपने परफॉर्म को, जॉब को, जिस जॉब को आपने प्रॉपरली परफॉर्म करना है उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया जाएगा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बताया जाएगा। देन इसके अंदर क्या आ जाता है, अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, ट्रेनीज आर ट्रेन्ड अबाउट बोथ द नॉलेज ऑफ एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ट्रेनिंग, पार्टिसिपेंट सी स्टिपेंड वाइल लर्निंग एंड डेवलपिंग स्किल्स। जैसे वो इंटर्नशिप जैसा होता है ना, सीए में लगती है जैसे, है ना, सीए में या आईटीआई वगैरह में जो होती है वो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप, ये वही होता है। और यहाँ पर जो इंटर्नशिप होती है इसमें क्या करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो फॉर्मली कंपनीज के साथ डील कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर ये फॉर्मली नहीं होती है, अप्रेंटिसशिप तो आप किसी भी अंडर कर सकते हो, लेकिन इंटर्नशिप आपकी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होती है, 2 महीने की, 6 महीने की, और फिर वो टाइम पीरियड है वो आपके एक्सपीरियंस में भी काउंट किया जाता है, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड होता है वो आपके एक्सपीरियंस में भी क्या किया जाता है बेटा, काउंट किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। अब जो प्रमोशन की ट्रेनिंग होगी ये कौन सी होगी, आप जिस जिस जॉब पे हो उससे ऊपर वाली चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है,
कि कल को अगर आप उस काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपको इस वाले लेवल से उठा के इस वाले लेवल पे लेके जाएंगे। तो पोजीशन को बढ़ाने के लिए, पोजीशन को अपग्रेड करने के लिए, पोस्टिंग को बढ़ाने के लिए तो वो ट्रेनिंग दी जाती है लेवल अप करने के लिए, है ना। तो वो लेवल अप वाली ट्रेनिंग होती है, वो आपकी ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन हो जाएगी। लेवल अप, कौन सी ट्रेनिंग? लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप, इसको बोलते हैं वो वाली ट्रेनिंग जो ऊपर तक जाती है। फिर अब ट्रेनिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो आप। एक वो ट्रेनिंग होती है जो ऑन द जॉब होती है और एक वो होती है जो ऑफ द जॉब होती है। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और ऑफ दी जॉब। ऑन दी जॉब इसके लिए आपको अलग से कोई सेटअप नहीं करना पड़ता, आप एक्चुअली में उस जॉब को ही परफॉर्म कर रहे हो जिस जॉब को आपने परफॉर्म करना है। तो एक्चुअली में आप उसी जॉब को परफॉर्म कर रहे हो जिस जॉब को आपने परफॉर्म करना है। और ऑफ द जॉब होता है जहां पर एक सेपरेट एनवायरनमेंट हो सकता है, किसी क्लासरूम में हो सकता है या कुछ ऐसा बनाया जाता है, वेस्टिब्यूल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। जैसे पायलट्स हैं, पहले पायलट्स को एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी जाती है। उनको एक एविएशन वाली जो जॉब होती है ना, उसमें ऐसा थोड़ी है कि उनको सीधा ही उड़ाने का, ऊपर थोड़ी ना कोई हेल्प करने वाला है, गाड़ी में तो साथ वाला बंदा होगा, है ना। तो वो ऑन दी जॉब से पहले उनको ऑफ दी जॉब एक प्रॉपर सेटअप किया जाता है, एक एविएशन सेंटर बनाया जाता है, वहां पर उनको सिखाया जाता है जहाज उड़ाना कैसे है, अगर ये मतलब समझ रहे हो ना। तो वो चीज जब वो एकदम से एक्सपर्ट हो जाते हैं तब उनको एक्चुअली में रियल फ्लाइट है वो उड़ाने का मौका दिया जाता है। और उसको भी वो तब तक पहले वो मेन पायलट है उसके अंडर ही काम करते हैं, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, जब किसी की सोलो फ्लाइट होती है ना, पहली बार उसकी फ्लाइट होती है तो उसमें एक वाटर सेरेमनी होती है। मे बी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, वाटर सेरेमनी, जब कोई पायलट पहली बार सिंगल सोलो फ्लाइट उड़ाता है तो उसको समझ रहे हो ना, उसके ऊपर पानी डाला जाता है, बाल्टी उस जहाज के सामने खड़ा करके। तो वो फिर ऑन दी जॉब हो जाएगा क्योंकि अब वो एक्सपर्ट हो चुका है कि अब वो जहाज चला सकता है ना। देखो ऑब्वियसली वो एक जैसे ड्राइविंग वाली चीजें हैं या जो है। अब अगर किसी अनजान ड्राइवर को आपने उड़ाने को बोल दिया तो भाई वो अकेला थोड़ी उस चीज के लिए जिम्मेवार है। जो साथ में 200 लोग बैठे हुए हैं, सबकी जान उसकी मुट्ठी में है। तो कितनी कितनी समझ रहे हो ना, कितनी सीरियस जॉब है या कितना अटेंटिव होना जरूरी है ना। सारी चीजें कितना जरूरी हो जाती हैं समझना। तो ये वही चीज है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार ना बस है वो गिर गई नहर में, सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर हाथ मार रहे हैं, कोई इधर हाथ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक बंदा वो इधर उधर बड़े आराम से इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। उसके साथ वाला बोला क्या हुआ, जान बचाने की पड़ी है, तू क्या बोला? बोला मैं कंडक्टर को ढूंढ रहा हूँ। बोला सबको जान बचाने की पड़ी है, तू कंडक्टर को ढूंढ रहा है। बोला उससे मैंने 30 रुपए लेने हैं यार, बकाया रह गया मेरा उसके पास। बोला लोगों को यहाँ पर जान बचाने की पड़ी हुई है और तेरे को अपने 30 रुपए की पड़ी हुई है, तू कंडक्टर को ढूंढ रहा है। भाई बाहर निकल के ले लियो अगर वो जिंदा रहा तो। क्लियर है? ऑन दी जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का डिफरेंस समझ आ गया। ऑन दी जॉब जहां पर एक्चुअली में आप उसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने वाले हो, और ऑफ द जॉब जब आप एक सेपरेट सिस्टम बनाया जाता है। अब ये बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो छोटा छोटा ही है, मतलब वही जैसे मैंने बताया ना, HRM में ना सारी चीजों को रट्टा नहीं, बहुत सारी चीजों को तो कंसेप्चुअल मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी चलेगी। जैसे इससे पहले आपने रिक्रूटमेंट की टाइप्स पढ़ी थी, इंटरनल रिक्रूटमेंट है ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें भी जैसे कुछ रट्टाफिकेशन जैसा नहीं था, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। बस आपको बेसिक मीनिंग पता हो कि मल्टीपल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव रीडिंग्स क्या होता है, स्पेशल कोर्सेज क्या होते हैं, केस स्टडी क्या होता है, बस समझना होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो कोई स्टैटिक पोर्शन तो है नहीं कि किसने क्या दिया था, किसने क्या दिया था, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बस आप लोगों को मीनिंग है वो पता होना जरूरी, ठीक है। मीनिंग समझते हैं, चलो एक एक करके समझते हैं। पहला आता कोचिंग और मेंटरशिप। अब ये वो है जो ऑन दी जॉब है, ठीक है। ऑन दी जॉब समझ रहे हो ना बेटा, जो एक्चुअली में जॉब पे काम करते हैं। तो देखो कोचिंग में जो कोच होता है वो आपके स्किल्स पे काम करता है, लेकिन जो मेंटर होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, समझ लो।
मेंटर का जो रोल होता है वो इमोशनल लेवल पे होता है। कोच का जो रोल होता है वो आपकी परफॉर्मेंस पे होता है। तो कोच है वो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने की कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, लेकिन मेंटर है वो आप लोगों के लिए उससे बहुत बाहर जाके बात करेगा, समझ रहे ना, उससे और भी बाहर जाके बात करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो आपके पेरेंट्स की तरह वो आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करेगा। ये हमने टीचिंग में पढ़ा है। अंडर स्टडी में भी वही होता है कि आप एक सुपीरियर की पोजीशन को भरने वाले हो तो उसको उसके नीचे आप काम करते हो, अंडर स्टडी, समझ लो ना, उसके नीचे काम कर रहे हो। तो कल को जब वो बंदा छोड़ के चला जाएगा तो आप छलांग लगा के उसकी जगह पे आ जाओगे, आप छलांग लगा के उसकी जगह पे आ जाओगे। देन आता जॉब रोटेशन, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं जॉब डिजाइन में। रोटेट होती रहती है आपकी जॉब। आज कैश काउंटर पे बैठे हो, कल चेक फाइल कर रहे होगे, कल परसों कोई रिपोर्ट बना रहे होगे। तो जॉब रोटेशन का मतलब एक सेम लेवल पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप इस जॉब से उस जॉब पे, उस जॉब से इस जॉब पे, इस जॉब से इस जॉब पे, ऐसे आप लोगों को लगातार क्या किया जाता रहता है, शिफ्ट किया जाता रहता है। आपको लगातार क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, कभी इस जॉब से कभी इस जॉब से। तो इस तरीके से लगातार जो शिफ्टिंग है वो चलती रहती है। देन आ जाता है स्पेशल प्रोजेक्ट असाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, है ना, रिटर्न रिकमेंडेशन आपको बोली जाती है, जो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हो, उस प्रोजेक्ट की उस असाइनमेंट पे काम करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जजमेंट देते हो। देन आता है सिलेक्टिव रीडिंग्स। सिलेक्टिव रीडिंग्स का मतलब ये बड़े लोगों के लिए होती है। तो रीडिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं जिसमें उनको बुक्स रीड करने का, जर्नल आर्टिकल पढ़ने के लिए बोला जाता है और फिर उस पर अपने व्यूज को क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, उसमें अपने व्यूज को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मल्टीपल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये टॉप मैनेजमेंट वाले हैं ना, तो अपने नीचे के लोगों की एक और मैनेजमेंट बना देंगे, समझ रहे हो ना। मल्टीपल मैनेजमेंट का मतलब ये टॉप वाले हैं तो अपने नीचे एक और मैनेजमेंट बना देंगे, समझ रहे हो ना, कि फिर वो उनको बोलेंगे कि अब आप कंपनी चलाओ। अगर आपके सामने ये सिचुएशन आएगी तो आप कैसे करोगे, आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो वो अपने अंडर ही उन्होंने एक और मैनेजमेंट, एक सीईओ बना दिया, एक सीटीओ बना दिया, एक सीओ बना दिया, एक सीएफओ बना दिया। फिर उसको बोला कि अच्छा अगर ये इशू आएगा तो तू उसको करेगा, तो ये इशू आएगा तो तू उसको क्या करेगा। तो वो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर क्या की जाती है, बात की जाती है। तो उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल मल्टीपल मैनेजमेंट। उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम मल्टीपल मैनेजमेंट का नाम दे देते हैं। जाना जाता है अप्रेंटिसशिप, ये आपको बता दिया है। सेल्फ इंस्ट्रक्शन मोड, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मोड का मतलब आप लोगों को ही कंटेंट दे दिया जाता है पढ़ने के लिए, समझ रहे हो ना, कोई वीडियो दे दिया, कोई ऑडियो दे दिया, सेल्फ गाइडिंग वाले कुछ रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं और फिर आपको उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, एक्ट करना है ना। उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप एक्ट करते हो। उन रिसोर्सेज के बेसिस पे आपको फिर जो टास्क है वो क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना है ना। ऑडियो वीडियो दे दिया, कुछ भी आपको वीडियो दे दिया देखने के लिए, तो इस तरीके। अभी आते हो ऑफिस ऑफ द जॉब वाले, जैसे स्पेशल कोर्सेज, वर्कशॉप और सेमिनार हो गया ना, कुछ वर्कशॉप और सेमिनार। केस स्टडी, ये भी आप लोगों को बता दिया। केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक एक रियल या फिर एक हाइपोथेटिकल केस के बारे में काम करने को बोला जाता है कि हाइपोथेटिकल केस है आप लोगों के सामने, उस केस पे आप लोग काम करोगे। तो उस केस की A to Z इंफॉर्मेशन, A to Z इंफॉर्मेशन, उस पर आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। A to Z इंफॉर्मेशन पे आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसकी A to Z इंफॉर्मेशन पे आप लोगों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। देन आता रोल प्लेइंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इनहांस करने। सिलेक्टिव रीडिंग मतलब किताबें बेटा, रीडिंग का मतलब किताबें। आर यू गेटिंग, कुछ आर्टिकल पढ़ने को बोला जाता है, बुक्स पढ़ने को बोला जाता है। रोल प्लेइंग में जो मेन फोकस होता है वो होता है कि जो लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशन है ना, कौन से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उसको अच्छा किया जाए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को एनहांस करने की बात की गई कि वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनको किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है, व्हाट वी कैन डू, क्या क्या किया जा सकता है जिससे उनके वो जो रिलेशंस है उसको क्या किया जा सके, एनहांस किया जा सके। मतलब दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको किस तरीके से और बढ़ाया जा सकता है, उसको किस तरीके से और अच्छा किया जा सकता है। तो दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए होता है। कॉन्फ्रेंस और डिस्कशन, ठीक है, ये मतलब समझ रहे हो ना, कुछ कुछ तो नाम से ही क्लियर है, तो वो मैं अभी और डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। साइमुलेशन, देखो साइमुलेशन को वेस्टिब्यूल बोल दिया जाता है। साइमुलेशन लिखा जाए या वेस्टिब्यूल लिखा जाए, इसका मतलब वही होता है जो वो मैं पायलट वाली एग्जांपल दे रहा था ना,
कि सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे रियल लाइफ की सिचुएशंस होंगी उसी तरीके का एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, और वहां पर आप लोग जैसे अभी इंडिया में तो अगर कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, मुझे एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में पता चला कि जैसे इंडिया में तो ड्राइविंग स्कूल बने हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज में ड्राइविंग स्कूल तो बने हुए हैं ही, उसके साथ साथ वो वेस्टिब्यूल तरीके से ड्राइविंग सिखाते हैं, समझ रहे ना। वो एक रूम में बैठे हुए हैं, वहां पे गाड़ी बनी हुई है और उनके सामने स्क्रीन पे सारी चीजें चल रही है, वो मॉडल पे चल रही है, उसी तरीके से ट्रैफिक चल रही है, उसी तरीके से क्लच गियर, मतलब उसमें ऐसा कि एक्सीडेंट नहीं, ऑब्वियसली बात है कि वो रियल तो नहीं है, लेकिन उससे वो सीख रहे हैं, उससे वो समझ पा रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा एकदम रियल फील होगा, उसी तरीके से उतनी ही रेस से होंगे, समझ रहे हो ना। तो वो एक साइमुलेशन है, वो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है ना। सीधा आप सड़क पे जाओगे तो किसी को उड़ा भी सकते हो, लेकिन आप उससे उस पे करोगे तो कोई डर भी नहीं है ना। इंडिया में भी है, मुझे इसके बारे में पता नहीं था बेटा, मैंने तो कुछ दिन पहले मैंने वो यूट्यूब पे ऐसे ही चलते चलते रील आ गई, उसमें देखा, तब मुझे पता चला। तो हम तो इससे नहीं सीखे, हम तो सीधा गाड़ी पे सीखे है ना, 2-4 बार मारिए किसी में, उसके बाद ही सीखे है ना, 2-4 बार तो मारते ही हो आप भी। उसके बाद आता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, जो आपको कंप्यूटर के थ्रू दी जाती है, ऑनलाइन दी जाती है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इस तरीके से। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोला जाता है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। टी ग्रुप ट्रेनिंग बोलते हैं इसको, कर्ट लेविन के द्वारा बनाया गया था। इन दिस मेथड द ट्रेनीज कम टुगेदर फॉर ओपन डिस्कशन, जिसमें लोग आते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और एक दूसरे को साथ डिस्कशन करते हैं वेरियस इश्यूज। द डिस्कशन इज डायरेक्टेड बाय बिहेवियरल एक्सपर्ट हु हेल्प्स द मेंबर टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज। इट हेल्प्स टू मेंबर लर्न हाउ टू ग्रुप एक्चुअली वर्क। तो इसमें लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है, मतलब समझ रहे हो, जैसे कई बार क्या होता है, एक ग्रुप हो जाता है, तो उस ग्रुप में 5 लोग हैं सपोज करो, तो उसमें से 4 है वो बहुत बोले जा रहे हैं, बेचारा एक है वो साइड पे बैठा हुआ है ना, बैटरी, उसको कोई बोल ही नहीं रहा, बस वो ग्रुप का पार्ट होता है ना। ऐसा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, एक आध बंदा हर ग्रुप में ऐसा होता है जिसकी कोई इज्जत ही नहीं होती है, बेचारे को ना बोलने दिया जाता है, ना कोई काम करने दिया जाता है, ऐसा होता है। तो इस तरीके के लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस पैदा करना, इंट्रोवर्ट टाइप के लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना है ग्रुप के बिहेवियर में, कि किस तरीके से बिहेव करोगे, तो इस तरीके से। हाँ, उसके बाद आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये टीचिंग में भी आप लोगों को पढ़ाया था। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, जिसके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक कभी जाओगे जब आप पहले स्टेप को पूरा सही तरीके से परफॉर्म करोगे, और फिर आपको उसके बाद एक उसकी फीडबैक दी जाएगी, फिर उसके बाद आप पहले से दूसरे पे जाओगे, फिर आपको उसकी फीडबैक दी जाएगी, दूसरे से तीसरे पे जाओगे उसकी फीडबैक दी जाएगी, तीसरे से चौथे पे जाओगे उसकी फीडबैक, समझ रहे हो ना। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वे में स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पर क्या होता है, काम होता है बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत ही क्या होती हैं, फॉर्मेलिटीज होती है, और इन फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना क्या होता है बेटा, जरूरी होता है। इन फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना क्या होता है, सभी के लिए बहुत जरूरी होता है। इन बास्केट एक्सरसाइज, ये तो हमने कल भी पढ़ा था, बताया था, इन बास्केट एक्सरसाइज कल भी पढ़ा था, कि इसमें आप लोगों को क्या कर दिया जाता है कि एक बास्केट के अंदर बहुत सारी स्लिप्स दे दी जाती हैं, फिर आपको उसको उठाने को बोला जाता है, और उससे जितने काम होते हैं उसको फटाफट से करने को बोला जाता है, जिसमें आप लोगों की स्पीड और प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है, या तो आपकी स्पीड और आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाता है। किसको चेक किया जाता है, कि आप उस काम को कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, और फिर आपकी एक प्रोफिशिएंसी भी चेक की जाती है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग और जो आपका ये वाला था साइमुलेशन, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये भी साइमुलेशन का मतलब ही वही होता है। साइमुलेशन लिखा आ जाए या फिर वेस्टिब्यूल लिखा आ जाए, इसका मतलब वही है कि अब आपको एक मॉडल के थ्रू क्या किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एक मॉडल के थ्रू आप लोगों को क्या किया जाता है, वो चीजें सिखाई जाती है कि आप इस चीज को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और देन आता है क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, कि जिसमें आप लोगों को क्लास के अंदर, ऑब्वियसली बात ऑफलाइन है, क्लासरूम के अंदर लेक्चर वगैरह दिए जाते हैं, और उन लेक्चर्स के थ्रू आपको क्या करते हो, सीखते हो। मतलब समझ रहे हो ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होती,
ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ट्रेनिंग होती है बेटा वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल होती है। थ्योरेटिकल, जैसे मैं अभी इसकी बात करता हूँ, अपन कॉमर्स के बच्चों की बात करते हैं, मैं आप लोगों को अपनी एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, कॉमर्स वाले बच्चों की एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं वो इस सब्जेक्ट की थ्योरी में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिकल में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। अब अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, थ्योरी वालों को प्रैक्टिकल करना आ जाए और प्रैक्टिकल वालों को थ्योरी करनी आ जाए, तो आपको कौन लगता है कि कौन बेहतर करेगा, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2? कैटेगरी 2। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। जो मुझे लगता है वो ये है कि जो प्रैक्टिकल वाले लोग हैं वो थ्योरी को बेहतर तरीके से करेंगे इंस्टेड ऑफ की थ्योरी वाले प्रैक्टिकल को। क्योंकि देखो, जब आपने किसी चीज को प्रैक्टिकली सीखा तो ये फैक्ट है कि उसको प्रैक्टिकल सीखने में 10-20% एक थ्योरी का रोल होता है। कोई भी चीज ऐसे थोड़ा सॉल्व थोड़ी हो जाती है भाई, उसका एक सिस्टम होता है ना। आपने नो डाउट आपने सोचो डेबिट क्रेडिट को लिखा नहीं है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चंस को बना रहे हो तो एटलीस्ट वहां पर तो आपको पता होगा ना। तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये हो सकता है गलत हो कि जो बच्चे प्रैक्टिकल सीख के आते हैं उनके लिए थ्योरी को थोड़ा बहुत उनको आता है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाले होते हैं उनको तो फॉर्मेट भी नहीं पता होते है ना, ये भी नहीं पता होता है यार डेबिट लेफ्ट साइड पे आता है, क्रेडिट लेफ्ट साइड पे आता है। तो यार एसेट एसेट इधर आते हैं, इधर आते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज कौन सी साइड पे आती है यार, है ना? तो वो चीज हो जाती है, क्योंकि अब जो थ्योरी वाले हैं उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। एसेट्स क्या होते हैं बेटा, ये वो होते हैं, क्या बोलते हैं, दिवाली के टाइम पे आप लेके नहीं आते, वो शक्कर के बने हुए होते हैं, मीठे होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, 2-3 किलो, उसके साथ अखरोट वगैरह उसके साथ लेके आते हैं ना व्हाइट कलर के, हाँ उसको एसेट बोलते हैं। ये हो गया ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग के बाद हो गया डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट का मतलब सिंपल ये होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके प्रेजेंट जरूरतों के लिए काम नहीं किया जाता यहाँ पर, मतलब जैसे ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है, आपकी प्रेजेंट जरूरतों को पूरा करना। ट्रेनिंग का पर्पस क्या था, आपकी प्रेजेंट जरूरतों को पूरा करना। और जो डेवलपमेंट होती है उसका पर्पस होता है आपकी फ्यूचर नीड्स को भी पूरा करना। क्या करना, आपकी जो फ्यूचर नीड्स है उसको भी पूरा करना, कि आने वाले समय में आपकी जो जरूरतें हैं उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, चलो बताता हूँ। अब देखो इस डिफरेंस से समझ लीजिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का दोनों का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आएगा। देखो इधर है ट्रेनिंग और ये है डेवलपमेंट। तो क्या बोल रहा है, ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस इन विच एम्प्लॉइज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स। ठीक है, ट्रेनिंग का सीधा मतलब क्या है कि ये आपके स्किल्स पे काम करता है, कॉम्पिटेंसी पे काम करता है, और नॉलेज एज पर जॉब रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो ना, ट्रेनिंग हमेशा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है जो जॉब आप परफॉर्म करने वाले हो। उस जॉब के लिए होती है जिस जॉब को आप परफॉर्म करने वाले हो।
ठीक है जी, क्लियर है। और डेवलपमेंट क्या है, ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी चलता ही रहता है। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, ग्रोथ जो एम्प्लॉइज की ओवरऑल ग्रोथ है ना, इसमें छोटी छोटी चीजें नहीं, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है। किसके बारे में, ओवरऑल ग्रोथ। किसके बारे में, ओवरऑल ग्रोथ के बारे में बात की जाती है। तुम समझ रहे हो कि सिर्फ प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा नहीं करना कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए तुम क्या करने वाले हो, आने वाले समय में तुम क्या करोगे उस पर भी फोकस किया जाएगा। इसी वजह से लिखा हुआ है ना कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो तो शॉर्ट टर्म होता है, छोटे समय के लिए आप इसको करते हो, और ये आप लोगों का पूरा लॉन्ग टर्म, आपकी पूरी जिंदगी में लाइफ टाइम क्या होता है, ये चलता रहता है। क्या होता है, लॉन्ग टर्म चलता रहता है। ये प्रेजेंट की जॉब के लिए है, ये फ्यूचर की जॉब के लिए है। ओरिएंटेशन जॉब ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड, ठीक है, ये डिफरेंस आया ना। हाँ मतलब हर फील्ड में हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब फ्यूचर तो हर फील्ड में होता है ना बेटा। तो यहाँ पर ट्रेनर होता है, लेकिन डेवलपमेंट में ना बंदा खुद को डेवलप, समझ रहे हो ना, कि बोलते हैं कि आप हर रोज 1% अपने आप को चेंज करो तो 1 साल में आपके अंदर 37% चेंज आ जाएगा। तो ये कुछ उसी तरीके की बातें हैं। तो इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, जो आपके एम्प्लॉइज की वर्क परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है यहाँ पर। टू प्रिपेयर एम्प्लॉइज फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, तो जो एम्प्लॉइज है उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एक टाइम पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर एक समय पे एक ही इंडिविजुअल को क्या की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। एम है स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड, यहाँ पर कंसेप्चुअल, समझ रहे हो ना। तो इधर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में बताया जाएगा जो जॉब आप परफॉर्म करने वाले, जॉब की तो बात ही नहीं की जाती। यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है कि आने वाले फ्यूचर में आप क्या करोगे, है ना, आने वाले फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, उसको किस तरीके से टैकल करने वाले, आने वाला समय आपका कैसा होने वाला, आने वाला समय आपका कैसा होने वाला। ठीक, 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन कौन है क्लास में, नो देख लो इसको। हाँ हाँ कोई बात नहीं, देख लो चार्ट को। कर दिया बेटा, कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आने को तो बात करते करते ही आ जाए। है? देखो मैंने जिंदगी में ना एक चीज सीखी है, आपको भी सिखाऊंगा। जो चीजें आपके हाथ में नहीं होती ना, जब आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो ना आपको वो गिव अप करके ना ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। ये सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं, ऊपर वाले पे छोड़ दो कि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मुझे पता है कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अभी के लिए मैंने सब चीजों को छोड़ रखा है कि ठीक है भाई मेरे को इस बैच को खत्म करना है ना, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे वो खत्म हो जाएगी, जब चीजें मेरे हाथ में आएंगी तो फिर मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। इस वाले टाइम पे भगवान पे छोड़ रखा है कि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया ना तो जिंदगी में आपका कभी बुरा नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए बेटा। किस टाइप के क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आप पीवाईक्यू डाउनलोड ही नहीं करते हो, आप उनको गो थ्रू भी नहीं करते हो बेटा। मैंने टेलीग्राम पे एक पूरी आई थिंक 2023-22 के 23 के सारे पेपर को एक ही पीडीएफ में शेयर कर रखा है। क्वेश्चन वैसे ही आएंगे ना बेटा, उसको देखो, दिन में थोड़ा टाइम निकालो। मैंने आपको कल ही बोला कि पीवाईक्यू को सॉल्व करना शुरू करो। पीवाईक्यू का फुल फ्लेज कोर्स लेके आऊंगा, ये भी आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन कहाँ लेके आऊंगा उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है।
लेकिन जितनी चीजें मैं हर बार करता हूँ वो इस बार भी करूंगा। मैराथन भी आएंगी, रिवीजन भी होगी, 12 घंटे की क्लास भी होंगी, PYQ भी मिलेंगे, हर चीज मिलेगी। जो आपसे कमिटमेंट है वो कहीं नहीं जा रही कमिटमेंट। मॉर्निंग वाला अभी दे दूंगा बेटा। तो लोग आपके साथ बुरा करें तो क्या करें, तो छोड़ दो ना उसको। देखो जो तुम्हारा बुरा करेगा, लाइफ है वो बहुत बड़ी थोड़ी है, घूम फिर के तो आना ही है ना तुम्हारे सामने। तुमने किसी का अच्छा किया तो तुम्हें आज नहीं तो 4 साल बाद उसका फल मिलेगा। तुमने किसी का बुरा किया तो ये मत सोचो कि अगर आपने बुरा किया तो आप ऊपर वाले की नजरों में बच जाओगे। 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। जो तुमने किसी का बुरा किया ना तो उसका हिसाब तो यहीं पे है। ये सच्चाई है। हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद नरक स्वर्ग है, कुछ मरने के बाद नहीं है, सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने सबको भेज दिया था, जितने भी बच्चे ने मेरे को मैसेज किया था लगभग मैंने सबको भेज दिया है। फिर भी अगर किसी को नहीं मिला तो दोबारा मैसेज कर देना। ये बाइनोमियल का देखो, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बाइनोमियल क्वेश्चंस, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज डालनी होती है। और अगर उसमें वैल्यू अगर आप डाल भी दोगे तो भी वो आपसे पेपर में सॉल्व नहीं होगा। इस वजह से उसको छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट की क्या जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट पे क्यों फोकस किया जाता है? एफिशिएंसी और रिड्यूस वेस्टेज, इंक्रीज एम्प्लॉइज मोरल। अब ये जो है, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो जो मोरल है वो अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? जो आपका मोरल है वो कितना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और मोरल और मोटिवेशन का भी सीधा संबंध है कि कैसे मोरल से मोटिवेशन की तरफ हम जाते हैं। देन आ जाता है इंप्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन। जितना आपकी ग्रोथ होगी, जितना आपकी डेवलपमेंट होगी मार्केट में, उतना अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे? काम कर पाओगे। उतने अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे? आप काम कर पाओगे। अरे ये रिपीट मोड पे डाल दिया भाई तुमने। एक ही डाउट को कितनी बार डालना है? कितनी बार क्लिक करोगे एक ही डाउट को? ओ भाई साहब 15 बार भेज दिया एक ही डाउट, फोटो स्टेट ही कर दिया। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। और देन फास्ट रिस्पॉन्स टू चेंज, जब आप अपने आप को चेंज कर लोगे, जब आप अपने आप को चेंज कर लोगे तो आप किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में अडॉप्ट हो जाते हो। आप किसी भी तरीके के इन्वायरमेंट में क्या कर जाते हो? अडॉप्ट कर जाते हो। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है इस वजह से। तो ये डेवलपमेंट का एक सिंपल सा फंडा होता है। उसके बाद आता है देखो इंडक्शन और ओरिएंटेशन। अब ये जो टॉपिक है ना बेटा, इसका सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बस दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें दिक्कत आएगी। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? पहले ये देखो, इंडक्शन का मतलब होता है आप नए इंप्लॉइज को वेलकम कर रहे हो। आप उनको एक थ्योरेटिकल फीलिंग दे रहे हो, आप उनको एक महसूस हो रहा है कि घर कैसा है ना। जैसे एक लड़की शादी करके एक नए घर में जाती है ना, तो पहले उसको काम नहीं लगाया जाता ना, मतलब 10 15 20 दिन कुछ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता। मेरी जब शादी होगी तब मैं आपको बता दूंगा, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि पहले ही दिन जाके उसको रसोई में नहीं घुसाया जाता, थोड़ा बहुत शगुन वगन किया जाता है। इंडक्शन का मतलब भी सेम टू सेम वैसा ही है। जैसे लड़की को घर दिखाया जाता है, कहाँ पर कौन है, कौन सा रिश्तेदार है, कौन सा फूफा है, कौन सी मौसी है, और उन रिश्तेदारों के बारे में बताया जाता है इस बुढ़िया से बच के रहे, इस बुढ़िया से बच के रहना, बहुत कान भरती है, ये कुछ भी बोले
तूने मेरे को आके बताना है। वो जो सब चीजें है ना, वो इंडक्शन है। कंपनी की पॉलिसी, कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन, वो सारी चीजें क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन को आपकी, सॉरी इंप्लॉइज को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयर करना है ना, ये होता है इंडक्शन। अब इंडक्शन की जरूरत क्या है? देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मतलब ऐसे पहले दिन उन काम को लगा देखो तो कैसे चलेगा ना, ठीक है, उनको भी थोड़ा सा अपनापन महसूस होना चाहिए ना। कहीं पे आप पहली बार, जैसे जब लड़की की शादी होती है, मैं इस टॉपिक को ऐसे ही पढ़ाता हूँ हमेशा। अब लड़की की शादी हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही जाके खुश हो जाएगी, उसको अपने घर वाली फीलिंग आनी है, नहीं, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, अपनापन, है ना। भाई आप एक जगह पे 25 साल रह के गए हो, 28 साल रह के गए हो, अचानक से आपको एक ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जहां पे आपको अपनी पूरी जिंदगी वहां पे गुजारनी पड़ेगी, है ना। मतलब वो सारी चीजें जो पुराने घर पे थी, तो वो एकदम से छोड़ के आना, तो उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फिर वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की को ही टाइम लगता है, फैमिली को भी लगता है, जिस फैमिली में वो गई है ना। तो इस तरह से इंडक्शन की जरूरत है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ससुराल वाले हैं और इंप्लॉय मतलब लड़की है, तो दोनों के लिए ही जरूरी है इंडक्शन। दोनों के लिए ही क्या है, इंडक्शन जरूरी है। जान पहचान सब चीजों के बारे में होनी जरूरी है। जैसे रिड्यूस स्टार्टअप कॉस्ट है, पहला इंप्लॉइज का टर्नओवर, मतलब फिर वो छुट्टी नहीं मारेंगे, है ना। अगर लड़की का घर में दिल लग गया तो वो ससुराल से मायके जाने की जिद नहीं करेगी, नहीं तो वो बार बार मायके जाएगी अगर उसका दिल नहीं लगेगा। सेम टू सेम वैसा ही है। टर्नओवर का मतलब तो एब्सेंटीज होता है कि छुट्टी कितनी कर रही है, तो वही चीज है, सेव टाइम फॉर सुपरविजन। अब अगर उसका दिल घर में लग गया तो वो खुद ही जाएगी, उसको पता है रसोई में कहाँ पे कुकर पड़ा हुआ है, कहाँ पे बाल्टी पड़ी हुई है, कहाँ पे कड़छी पड़ी हुई है, तो वो सब अपने आप ही कर लेगी। अगर उसको प्रॉपरली पहले बता रखा है, अगर उसको सीधा ही बोल दे कि चल जाके चाय बना, बेचारी को पता ही नहीं चल रहा है कि कहां पर क्या पड़ा हुआ है, कहां पर, वो तो फिर बेचारी बर्तन ही ढूंढते रह जाएगी। समझ रहे हो ना। इस टॉपिक को आप ऐसे ही रिलेट करो। एक लड़की की शादी होके वो अपने ससुराल में आई है, तो वो इंडक्शन और ओरिएंटेशन वैसे ही है, बस उसको कॉन्सेप्चुअल ही अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है, कोई रट्टा थोड़ी मारना है ना, कॉन्सेप्चुअल ही है। देखो खुश हो रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा टाइम भी आएगा, क्यों इतना लोड ले रहे हो ना, या इमेजिनेशन में चले गए हो फिर, मतलब इमेजिनेशन में खुश हो रहे हो, है? तो किसी की शादी हो रही थी ना, तो लोग नाच रहे थे। किसी ने पूछा कि ये सब लोग नाच क्यों रहे हैं, तो एक बंदा था समझदार, उसने बोला कि जो कुंवारे हैं वो इस वजह से नाच रहे हैं कि एक दिन इनकी भी ऐसी ही धूमधाम से शादी होगी, तो ये तो उस दिन को सोच के नाच रहे हैं कि एक दिन हमारी भी ऐसी धूमधाम से शादी होगी। बोला और ये जो शादीशुदा है ये क्यों नाच रहे हैं, बोला ये इस वजह से नाच रहे हैं कि चलो हमारी तरह एक और बलि का बकरा आ गया, है ना। वर्ड तो कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बलि का बकरा समझ लो, है ना। इस वजह से तो वो सब चीजें जैसे ससुराल में चलती है वैसी है। रिड्यूस एंजाइटी, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अगर वो अभी देखो वही सासू और उसकी बहू की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है। नॉर्मल घरों में क्या होता है, ये सब चीजों को एडजस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें क्या करोगे, प्रोसेस है, पहले आप एम्प्लॉइज का डेटा कलेक्ट करोगे और फिर ये देखोगे इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके बाद ऑडियंस को डिफाइन करना, फिर कंटेंट हो जाएगा और प्रोवाइडिंग फीडबैक। समझ रहे हो ना, आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये अब देखो इसमें जितने भी प्रोसेसेस है ना एचआर के, एचआरएम के जितने भी प्रोसेसेस है वो सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। ये यूनिट इस वजह से भी थोड़ी आसान हो जाती है क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे हैं।
एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसके बाद जो भी इंडक्शन का ऑब्जेक्टिव है, जो मतलब इंडक्शन प्रोग्राम आप लेने वाले हो उसका, उसके बाद ऑडियंस को डिफाइन कर दिया कि नए लोग हैं, नए किस तरीके से, जैसे ग्रुप में करना है या अकेले अकेले को या सारी टीम को एक साथ। एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर, ठीक है, स्टक हो गया था। उसके बाद ऑडियंस डिफाइन करनी है। जैसे कई बार होता है ना कि सबको एक, क्या है यार बार बार स्टक हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सबको एक ही टाइम पर ट्रेनिंग दी जाती है, कई बार लोगों को ग्रुप में ट्रेनिंग दी जाती है, कई बार लोगों को टीम बना के ट्रेनिंग दी जाती है, और कभी एक एक इंडिविजुअल बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है इंडक्शन वाली। उसके बाद क्या कंटेंट है, डिलीवरी कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, और उसके बाद प्रॉपर फीडबैक होगा। तो ये तो आप लोगों का इंडक्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद था ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में आपको आपकी जॉब के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। अब जब लड़की एक्चुअली में खाना बनाना शुरू करेगी, समझ रहे हो ना, अब उसको सिर्फ बर्तन कहाँ पड़े हैं ये नहीं बताया जाएगा। अब उसको बोला जाएगा बेटा चलो रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, चाय बनाओ। तो ये वो वाली चीजें हैं। अब ये वो वाली चीजें ओरिएंटेशन, जब एक्चुअली में प्रैक्टिकली फिर आपको काम करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकली वो काम करने वाले हो, प्रैक्टिकली आप उस टास्क को क्या करने वाले हो, परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, इसको बोल देते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब receiving and welcoming employees when they first join and give them the basic information they need to settle down quickly and happy to the start work। तो co-workers कौन, उनके साथ काम करने वाले लोग कौन हैं, कौन सी जॉब करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड उनको क्या कर दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब ये भी इसका एक प्रोसेस है। कैसे? रिव्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, टाइप्स है, फिर मोड ऑफ डिलीवरी और टेकिंग फीडबैक। ठीक है, इसको ना बिल्कुल सिंपल करते हैं। रुको, इसको ना थोड़ा सिंपल करते हैं, डिफरेंस से क्लियर हो जाएगा ज्यादा। ये देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हो ना, तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इंडक्शन के अंदर और ओरिएंटेशन में क्या फर्क है। आई पहले आएगा, थ्योरी पहले आएगा, ओ बाद में आता है। मतलब आई ओ इनपुट आउटपुट, मतलब ये इनपुट है, ये थ्योरेटिकल होगा और ये प्रैक्टिकल होगा। लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हो ना, फॉर्म, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन और ब्राउजर ऑफ कंपनीज के रूल्स, पॉलिसीज और एम्प्लॉइज बेनिफिट क्या क्या हैं। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल व्यूज के बारे में आपको बताया जाता है। प्रैक्टिकली आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, राइट। अब देखो, इंडक्शन इज अ प्रोग्राम या प्रोसेस टेक्स प्लेस टू वेलकम न्यू कमर टू ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देम रेडी फॉर देयर जॉब। समझ रहे हो ना, लड़की को घर दिखाया जाता है, बर्तन दिखाए जाते हैं, कभी कभी सास आंखें भी दिखाती है कि बेटा अब 2 4 5 दिन के बाद सारी जिम्मेवारी मेरी तेरे पे ही आने वाली है। और इधर क्या हो जाता है, a process which involve assimilation of new joinee into the organization to rehabilitate him to new workplace and provide with basic information about the company। तो ये वन वे होता है। इंडक्शन में सिर्फ आप बताते हो, आप इम्प्लाइज कुछ नहीं बोलते, इधर तो बातचीत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इम्प्लाइज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर इम्प्लाइज को ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ये फर्स्ट आती है और ये सेकंड पे आती है। मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज को इंडक्ट किया जाता है, इंडक्शन की जाती है, और फिर उसके बाद ओरिएंटेशन होती है। शादी के नाम पे लोगों के दुख सुख इतने क्यों होने लग जाते हैं, मतलब आपके अंदर की वो चुगली वाला सीन एकदम से फुहारे क्यों फूटने लग जाते हैं, मतलब है ना।
मैंने बहुत बार नोट किया, जब मैं सास की या कोई शादी की कोई भी ऐसी बात करता हूं ना, तो सब एकदम से अंदर की भावनाएं ऐसे प्रस्तुत करने लग जाते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चुपती है सर। चलो इस पे मेरे को एक जोक याद आ गया, आपको जोक सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा। एक लड़की की शादी हुई और वो शादी में अपने ससुराल चली गई। तो जैसे अभी मैं इस चीज के बारे में बता रहा था कि पहले पहले घर वाले काम पे नहीं लगाते हैं ना स्टार्टिंग में, तो उसकी सास ने भी उसको इस तरीके से काम पे नहीं लगाया। तो 1 महीना हो गया उसको काम पे नहीं लगाया। अब उसको आदत हो गई नल्लों की तरह बेड पे लेटे रहने की। तो अब उसकी सास कोशिश कर रही है कि उसको काम पे लगाया जाए। तो उसकी सास ने उसको बोला कि बेटा काम कर लिया कर। वो बोले मैं नहीं कर रही, सीधा बोल दिया सास को। सास बड़ी परेशान है, भैया मैंने तो इसको पहले दिन ही लगा देता तो अच्छा था। तो उसने अपने बेटे को बोला कि इसको ना थोड़ा समझा कि सारा दिन बैठी टीवी देखती रहती है, फोन पे रीलें देखती रहती है, इसको थोड़ा समझा कि ऐसे थोड़ी चलेगा। तो फिर लड़के ने बोला तू शादी करके इस घर में आई है, अब ये तेरा घर है, तुझे इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो उसको भी बोल दिया, बोला मैं तो नहीं करूंगी काम करने थोड़ी आई हूं मैं 1 महीने से कोई काम नहीं किया, मैं तो नहीं कर रही। और बड़े परेशान हो गए, अब करें क्या, अभी अभी तो शादी हुई है, अब लड़ाई भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक ना प्लानिंग की। तो बोले ऐसे करते हैं, अपनी माँ के पास गया, बोला ऐसे करते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ना रियलाइज होगा ना तब ये काम करेगी। तो बोला ठीक है। तो बोलिए ऐसे करते हैं। लड़का बोला मम्मी सुबह सुबह का टाइम होगा ना जब ये लेट के उठेगी, तो मैं ना आपको इशारा कर दूंगा ना और आप ना झाड़ू लगाने लग जाना। उसकी मम्मी बोली अच्छा फिर उससे क्या होगा। बोला फिर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके हाथ से झाड़ू छीन लूंगा और मैं बोलूंगा मम्मी नहीं नहीं आप क्यों झाड़ू लगा रहे हो, और फिर आप मेरे हाथ से छीन लेना। बोला तू बेटा थोड़ी लड़के थोड़ी झाड़ू लगाते हैं। तो बोला इस तरीके से हम थोड़ा सा झगड़ा करेंगे, फिर इसको थोड़ी शर्म आएगी कि क्या मेरा पति और मेरी सास है वो ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं, तो मैं लगा दूंगी। तो बोला सही है। तो वैसे ही किया। सुबह अभी सास झाड़ू लगाने लगी, लड़के ने आगे छीन लिया। अब लड़का लगा रहा तो सास ने छीन लिया, तो लड़ाई हो गई। अब वो आ गई उठ के। पहली बार उनको लगा कि हाँ चलो बात बन रही है, तो हमें इशारा कर दिया। बोले हाँ बोली सुनो मेरी बात सुनो। बोले ठीक है, झाड़ू नीचे रख दिया। बोली देखो बात है इस तरीके से, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन सासू माँ आप झाड़ू लगा लो और एक दिन तू झाड़ू लगा लो, लड़ाई नहीं कर, है ना, इस तरीके से। सो इंडक्शन और ओरिएंटेशन में किसी को कोई डिफरेंस, किसी को कुछ इसमें क्लैरिटी ना हो तो आप पूछ सकते हो। If there is any confusion, you can ask. मैम ही করেছিল। मैम প্রিয়াঙ্কার সাথে কনফারেন্সে কথা বললো, তো প্রিয়াঙ্কাকে বললো, প্রিয়াঙ্কা বললো করবো না। তো আমি বললাম ঠিক আছে, এটা তো জোর করার কোনো ব্যাপার নেই, দেখো আমি তোমাদেরকে বললাম। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडक्शन और ओरिएंटेशन। फीचर्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है करियर प्लानिंग। देखो करियर प्लानिंग क्या होता है, करियर प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जब एक इंडिविजुअल अपने करियर गोल्स को डिसाइड करता है और स्टेप बाय स्टेप सेल्फ डेवलपमेंट से उन सारे अपने गोल्स को अचीव करते जाता है। मतलब एक इंडिविजुअल का अपना जो भी गोल्स होते हैं, एक इंडिविजुअल के अपनी जो भी टारगेट्स होते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। अच्छा ये ठीक है भाई, अभी ये हमारा गोल। अच्छा मैं भी जैसे अभी हम कोई भी बंदा, अभी जैसे कोई बंदा पढ़ाई करके बाहर निकलता है तो उसको उसी दिन थोड़ी जॉब मिल जाती है, ऐसा थोड़ा कि सीधे ही 50,000 रुपये लग जाएगा। मैंने आपको बताया था मेरे को 5963 रुपये मिले थे पहली जॉब के लिए, 5693, 5963 रुपये 18 दिन के, मुझे अभी तक याद है।
तो आप अपने करियर में कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो वो सब चीजें आप यहाँ पर डिसाइड करते हो। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोटेंशियल पे काम करते हो, आप उसके बेसिस पे अपने स्किल्स को एनहांस करते हो। आपका एक अल्टीमेट मिशन होता है कि अच्छा यार मैं एडहॉक हूँ, फिर मैं परमानेंट हो जाऊंगा, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, फिर एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊंगा, फिर डायरेक्टर, समझ रहे हो ना। तो एक वो सारी चीजें करियर प्लानिंग है, तो ये आप खुद से करते हो। खुद से ये सारी चीजों को आप करते हो, है ना, खुद से आप इन सारी चीजों को करते हो। तो उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे करियर गोल है। गोल का मतलब अल्टीमेट आप अपनी जिंदगी में कौन सी फ्यूचर पोजीशन को अचीव करना चाहते हो, है ना। फ्यूचर में अल्टीमेटली आप कौन सी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, मेन टारगेट क्या है। और करियर पाथ मतलब फिर वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर आप एक गाइडेंस बनाओगे, एक टाइम फ्रेम बनाओगे कि अच्छा 1 साल में मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा, अगले साल में यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा, उससे अगले साल में यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगा। देन आता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब है कि फिर आप उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हो स्टेप बाय स्टेप। और डेवलपमेंट एक ओवरऑल रहता है, ओवरऑल डेवलपमेंट रहता है कैसे, पर्सनल इंप्रूवमेंट विच अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल टू अटेन पर्सनल करियर प्लान। आप उस चीज को राइट डायरेक्शन लेते हो स्टेप बाय। ठीक है, देखो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी तरक्की कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको तरक्की करने में टाइम लगता है, और कुछ लोग तरक्की ही नहीं करते। अगर आप पहली 2 कैटेगरी में हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 3rd कैटेगरी में हो तो फिर दिक्कत है। मतलब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा चेंज तो नजर आए ना। अगर आप एक ही जगह पे रुके हुए हो तो फिर तो आपकी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, वहीं पे फंसे हुए हो। आप धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, तेज दौड़ने की बजाय कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइफ कोई स्प्रिंट नहीं है, समझ रहे हो ना, 100 मीटर की कोई रेस नहीं है। लाइफ तो एक मैराथन है जिसमें पूरी जिंदगी आप लोग दौड़ते रहोगे, आगे बढ़ते ही रहोगे। तो अगर आप मैराथन के लिए अपने आप को तैयार करोगे तो जो बंदा आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है आने वाले समय में हो सकता है आप उससे कहीं आगे चले जाओ, है ना। कोई बंदा लेट सक्सेसफुल हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो फेलियर है। रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, तो वो करियर डेवलपमेंट हो जाता है। जाना जाता है करियर मैनेजमेंट। आप अपने करियर को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपके सामने सिचुएशन आ जाता है। करियर काउंसलिंग तो आप लोगों को पता है। करियर काउंसलिंग क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जहां पर काउंसलर्स आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, है ना, आप लोगों को वो फैसिलिटेट करते हैं, वो आप लोगों को कंसल्ट करते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में ये वाला एम अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए ये करोगे, अगर ये करना चाहते हो तो उसके लिए ये किया जाएगा, अगर ये करना चाहते हो तो उसके लिए ये किया जाएगा ना। मतलब समझ रहे हो ना, एडवाइस देते हैं, एडवाइस देते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में ये करना चाहते हो। और उसके बाद करियर एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप, या ड्राइव्स हैं। एंकरिंग का मतलब वो कौन सी ड्राइव्स हैं जो आपको पर्टिकुलर एक करियर में जाने के लिए गाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टीचिंग में क्यों जाना चाहते हो, या आप कब आपको पता चला कि आपको टीचिंग में जाना चाहिए, या आपका टीचिंग में एक है आपका कि पैशन, कब आपको पता चला, या किससे पता चला, किसी को पढ़ाते हुए देखा, आपको पढ़ाना अच्छा लगता था, कुछ भी, मतलब कोई तो XYZ रीजन होगा ही ना। तभी तो आप, ऐसा तो है कि वो उठा के आगे कि चलो ठीक है अभी नेट की तैयारी कर लेते हैं, 2 अटेम्प्ट देंगे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक की तैयारी कर लेंगे, 2 अटेम्प्ट बैंक के देंगे, होगा तो ठीक है, उसके बाद SSC की कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा भाई, ऐसा तो नहीं होगा ना। टीचिंग में वही बंदा सक्सेसफुल है जो एक्चुअली में टीचिंग करना चाहता है, और किसी फील्ड का मुझे नहीं पता। लेकिन टीचिंग में अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तभी आप एक अच्छे टीचर बन पाओगे। अदरवाइज बच्चे जितना प्यार देते हैं ना, उससे ज्यादा गालियां खानी पड़ती हैं कुछ लोगों को। आपने किसको गालियां नहीं दी होंगी, शायद हमने भी दी होंगी, शायद हमको भी पड़ती होंगी, समझ रहे हो ना। बताओ झूठ बोल रहा हूँ क्या, हमने भी दी अपने कॉलेज टाइम पे, अपने स्कूल टाइम पे, और हमें भी पढ़ी होंगी अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे, और अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो अभी पढ़ रही होंगी, अभी कोई ना कोई तो दे ही रहा होगा, है ना। लेकिन प्यार देने वाले ज्यादा है और गालियां वाले 1% है, प्यार वाले 99% है। तो इतना चलता है, ठीक है। अब ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी,
ज्यादा मीठा खाने पे शुगर हो जाती है, इस वजह से थोड़ा बहुत बीच में फ्लेवर चेंज होते रहना चाहिए। सो एक्चुअली तो ये वही है कि कौन से ऐसे ड्राइव्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को क्या कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं कि तुम्हें ये काम करना है। क्या कर रही हैं? तुम्हें मोटिवेट कर रही हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, तुम्हें वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि नहीं नहीं बेटा ये काम तूने करना है, ये तू का इस काम के लिए तू बना है, इस पर्टिकुलर काम के लिए तू बना है। तो वो चीज चलो बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? कल शाम को इसको कंटिन्यू करेंगे।